भारत देश कहते हैं कि वीरता का प्रतीक है और जब जब वीरता की बात आती है तब भारत देश का सर्वोच्च स्थान रखा जाता है। जब भी भारत देश का नाम लिया जाता है तब इज्जत से लिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर वीरता का शौर्य अगर देखना हो तो सिर्फ और सिर्फ सैलानियों को भारत की धरती पर आना पड़ेगा। इस बात के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज जिस जगह खड़ा हूं उस जगह का नाम है कीतासर। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कमांडो डिफेंस एकेडमी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कहते हैं कि भारत देश की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर के भारत का भविष्य सुदृढ़ तरीके से कामयाब रहता है। मेरे साथ में सर है, इनसे मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या जोश है, क्या भारत देश का अंदाज है, क्या भारत देश की भाषा है और क्या भारत देश की शैली है, इस पर जरूर हम बात करेंगे। चलिए एक बार हम भारत माता की जय बोलेंगे। कम ऑन, 1 2 3। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। जब जब इनके बीच में आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं एक फौजी का जीवन जी रहा हूं। हालांकि ये पंक्तियां और युक्तियां मुझे नहीं आती है, परंतु मजबूर करती है कि इनके जोशीले अंदाज के साथ खुद को जोशीला रखा जाए। सर स्वागत है, नमस्कार, अभिनंदन है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से सुदेश जी राजस्थानी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं सुदेश जी के लिए। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ ये सूरवीरों की धरती रही है, जैसे राजस्थान में जब हम लोग, अभी मैं राम किशन मेरा नाम है और फिलहाल में मैं एसपीजी में हूँ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में हूँ और पिछले 7 साल से मैं प्रधानमंत्री ऑफिस में ड्यूटी दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ में बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को इस लोगों का पता नहीं था कि राजस्थान क्या है, कहाँ से है। लेकिन जब हम इंडियन आर्मी में और फौज में गए तो हम लोग, जैसे हम लोगों ने बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बोलते हैं हम राजस्थान के हैं। तो राजस्थान का नाम हमारे बुजुर्गों ने ऐसे रखा है कि यहाँ सूरवीरों की धरती है। राजस्थान के नाम से एक ईमानदारी के साथ एक सूरवीर योद्धा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी हम लोग अपने इंडियन आर्मी में गए हैं, चाहे एसपीजी में हो या कहीं पे भी ड्यूटी दी है, तो राजस्थान का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। तो इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत किया है और उसी मेहनत को बनाए रखने के लिए हमारी जो युवा पीढ़ी की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम राजस्थान के लिए ऐसे लड़ाकू पैदा करें, ऐसे सूरवीर, ऐसे फौजी तैयार करें कि जो मान सम्मान हमारा आज राजस्थान का है वो भविष्य में बढ़ा रहे। उसी के उद्देश्य से ये कमांडो डिफेंस एकेडमी की 1.5 साल पहले हमने नींव रखी है। 30 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आपके यहाँ से? सर मेरी डिफेंस का अभी यहाँ से 1.5 साल हुआ है, इसको शुरुआत हुई। पहले मेरे पास में लगभग 30 बच्चे आए थे। 30 में से 18 बच्चों ने मेरे ने आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री ज्वाइन कर लिया। यानी पहले ही बैच में राजस्थान में 30 में से 18 बच्चों का सिलेक्शन देने वाला ये पहला डिफेंस है। उसके बाद में जो पिछला मेरे पास जो बैच आया था वो समथिंग मेरे पास 60 बच्चों का बैच था। उसमें से 50 बच्चे मेरे पेपर में बैठे थे, बाकी 10 बच्चे चले गए थे। तो 50 बच्चों में से आर्मी के मेरे पास 28 बच्चे थे, उसमें से 25 बच्चों ने पेपर पास किया। यानी 28 में से 25 बच्चों ने आर्मी का पेपर पास किया। जो ये रिजल्ट आपके 10वीं 12वीं बोर्ड में नहीं मिलेगा, जो मैंने कंपटीशन में करके दिखाया है। दूसरी बात, एसएससी में मेरे पास में 19 बच्चे थे। 19 में से मेरे 12 बच्चे टोटल पेपर पास किया। यानी 50 में से मेरे लगभग 39-40 के आसपास बच्चों ने पेपर पास किया है। तो उसके पीछे सबसे अगर किसी का रोल था वो था मेहनत और एक पागलपंती। लोग कहते हैं कि डिफेंस एकेडमी में जाते हैं तो बच्चे वैसे ही आजकल का गैजेट का इस्तेमाल करते हैं जैसे वो घर पर करते हैं। एक ऐसे गैजेट का नाम ले रहा हूँ जिस गैजेट से हम और आप जुड़े हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे के विचार साझा करती है। तो उस गैजेट का यहाँ पर कितना महत्व स्थान है? जैसे आप बात कर रहे हो मोबाइल की, तो सर देखो ऐसा है, मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका किसके हाथ में? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक हथियार है, मानते हो? अगर हथियार किसी फौजी के हाथ में है तो हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर वही हथियार किसी आतंकवादी के हाथ में है तो समझ सकते हो? बिल्कुल। वही हथियार है जो एक फौजी के हाथ में है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और वही हथियार अगर किसी आतंकवादी के हाथ में है तो हम डर महसूस करते हैं। मोबाइल का वही है, मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हाथ में किस में है, किस उम्र में है,
इस उम्र में अगर हम लोग मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को, तो इस उम्र में ये बच्चे मोबाइल से भजन नहीं सुनेंगे। इस उम्र में वो बच्चे कोई मोबाइल शेर बनेगा या फिर शेर नहीं बनेगा। बिल्कुल सर, आप देख रहे हो आपके सामने। तो मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। तो इस उम्र में जब तक बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस नहीं हो जाता, तब तक मोबाइल मेरी नज़र में नहीं देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी देखो सर, आप देख रहे हो जितनी भी अपनी जो गलत चीज़ें हैं, उससे जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है या कोई भी है, गलत चीज़ों से आपको कनेक्ट कौन कर रहा है? मोबाइल। जैसे मान लो मेरे पास किसी से मेरी दोस्ती है और वो मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अगर गेट के बाहर है तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर मेरे पास मोबाइल है और वो दिल्ली बैठा है, तब भी मैं कनेक्ट हो सकता हूँ गलत चीज़ों से। तो इस उम्र में जो इनकी सोच है ना, इस सोच के आधार पे मोबाइल मेरे हिसाब से बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपके यहाँ अनुशासन का जो एक तैयार होता है, सिस्टम तैयार होता है, एक डायरी तैयार होती है आपकी पूरी की पूरी, उसके अंदर क्या 4 बजे उठना है, अगर कोई नहीं उठ पाता है, वो क्या आपका शेड्यूल है पूरे दिन का? नहीं सर, मेरे यहाँ एक सिस्टम है। जब मेरे पास बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो प्रॉपर मैं उसको बताता हूँ कि मेरे ये नियम है। मेरे यहाँ बच्चा 4:30 बजे उठता है। 4:30 बजे उठने के बाद 4:30 से 5 बजे तक बच्चा फ्रेश होता है। सबसे पहले मैंने बता रखा है, सबसे पहले उठेंगे, पानी पिएंगे, पानी पी के फ्रेश होंगे। 4 से 5 बजे के बीच में फ्रेश होंगे। 5 बजे में जैसे बच्चे यहाँ हैं, सब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मार्कर लगता है ग्राउंड में, और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बच्चों की रनिंग वगैरह होती है। 6 से लेकर 7 बजे तक बच्चों का नहाने का, कोलगेट करने का ये टाइम रहता है 7 बजे तक, और 7 से 7:30 बच्चों का नाश्ते का टाइम है, और 8 से लेके 1 बजे तक क्लासों का टाइम है, क्लासें लगती है, और क्लासों लगने के बाद में 1 से 1:30 बजे के बीच में खाना है, और फिर 1:30 से लेके 3 बजे तक बच्चों का रेस्ट है, और 3 से लेके फिर बच्चों का शाम को 5:30 बजे तक फिर दोबारा डाउट क्लास है। जो बच्चे को सुबह चीज़ कोई समझ में नहीं आती है, वो फिर उसको और शाम को दोबारा क्लासें लगती है डाउट। फैकल्टी भी आपके बाहर की होगी? हाँ सर, जो मेरे टीचर हैं वो ज़्यादातर मेरे सिक्कर के हैं, शेखावाटी के हैं, और ज़्यादातर वहीं के हैं। और जो मेरे कोच हैं वो आर्मी से रिटायरमेंट करते हैं, वो झुंझुनू से है, हनुमानगढ़ से हैं, और एक कोच है मेरा अजमेर से। डीआईजी साहब के साथ आपका कनेक्ट मैंने देखा है, एक कनेक्शन देखा है। डीआईजी साहब के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, बड़ा अच्छा योगदान है। जिस कैंप में खड़े हो उनकी सामने फ़ोटो लगी हुई है पुष्पेंद्र जी। हाँ। और इस डिफेंस को चलाने में सबसे अगर किसी का रोल है मेरे बाद में, तो हमारे वो डीआईजी साहब थे। जो हमने डिफेंस शुरू किया था, वो अभी वो आईजी से रिटायरमेंट हो गए। तो जब हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, तो हम लोग एक संस्था चलाते हैं, गरीब सेवा संस्थान। तो हमारी संस्था में क्या है, डीआईजी साहब उस समय जुड़े हुए थे। तो मैंने उन्हें चर्चा की, सर मैं ऐसे ऐसे, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं यहाँ एक डिफेंस खोलना चाहता हूँ और मेरे एरिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला जो जितना मैं कर सकता हूँ आप डिफेंस खोलो, और आप प्रॉपर वे में मैं आपका सपोर्ट करूँगा। जिस दिन मेरी ओपनिंग थी, उस दिन वो बीएसएफ की 2 बटालियन यानी 240 की नफरी, यहाँ महिलाओं का डेमो, अपना बैंड का डेमो, और जितने भी बीएसएफ जो वेपन यूज़ करती है वो यहाँ वेपन का डेमो हुआ था। और उसकी अनुमति लेने के लिए सर गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी पुलिस को बुलाते हो ना, उसके लिए भी आपको एफआईआर चाहिए। लेकिन अगर किसी फोर्स का मूवमेंट करवाना है तो आपको कम से कम गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जितने भी मेरे बच्चे यहाँ हैं उन सभी बच्चों का वो हर महीने मेरे पास जैसे ज़रूरत हुई, मेडिकल चेकअप हो गया या कोई भी काम हो गया, उन्होंने भरपूर मदद कर रहे हैं सर। अंतिम प्रश्न पूछने से पहले मैं इन बच्चों को बताना चाहूँगा आपकी और मेरी पहली मुलाकात, और आपके सर के बारे में आप तालियां बाद में बजाना जब आपको अच्छा लगे। मैं और सर एक सड़क पे अनजान थे, जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ और 2 लोग अपना जीवन छोड़ चुके थे। मैंने मेरी गाड़ी रोकी और उस दिन मैं जयपुर जा रहा था, तो मेरे अनायास ही पैर उधर जाने लगे दुर्घटना की तरफ। वहाँ पे एक शख्स अपने साफे से उनका मुंह पहुँच रहा है, उनको सीधा कर रहा है, फ़ोन पे लगा हुआ है इधर उधर। पहली नज़र में मुझे नज़र आया कि ये आदमी इनका रिश्तेदार है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनका रिश्तेदार नहीं बल्कि आपके सर थे उन 2 आदमियों के पास। उस दिन हमारी मुलाकात होती है और नंबर एक्सचेंज होते हैं उस दिन, और ये व्यक्ति तो निकल करके सामने आता है। और उस दिन मुझे पता चला, एक्चुअल में मैं ज़्यादा सक्रिय डूंगरगढ़ को छोड़ के बाकी सब जगह एक्टिव रहता हूँ। मुझे उस दिन चला कि यार मुझे देखने वाले, जानने वाले यहाँ भी एक आध लोग हैं। तो मेरे लिए भी प्राउड वाला वो टाइम था कि आपने मुझे पहचाना, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, और मैं आपसे प्रभावित हुआ उस दिन कि आपने अपना समझ करके आप उनका मतलब कर रहे थे। आपकी एम्बुलेंस के बारे में आपने बताया।
तो ये गजब की बात थी। ये भावना आप में कब से, मतलब ये ठीक बात है आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, लेकिन वो भावना एक ये अगर रील से अगर हम रियल में चलें तो एक गजब का करैक्टर था उस दिन आपका। सर जैसे जो इंसान जिस चीज़ से परेशान रहा होता है या पीड़ित होता है वो ही उसी चीज़ को समझ सकता है। अगर कहीं मेरे इस अंगली में चोट लगी हो कहीं ना, तो तब मैं समझ सकता हूँ कि अगले की चोट में तकलीफ होती है। तो मैं आपको मैंने पहले ही बताया कि जब मेरे बचपन में माताजी पिताजी एक्सपायर हो गए थे और मेरे माताजी ने बड़े संघर्ष से हम लोगों को पाला था, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ध्यान में था कि जब आदमी के पास पैसे नहीं होता है, जब गरीबी होती है, तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे समाज होता है अपना। ये कड़वी सच्चाई है कि उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये सच्चाई है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये जब मैंने ये बचपन में सोचा था अगर मैं कुछ कर पाऊँगा अपने लिए, सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा, तो ये ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ मदद करूंगा। तो मेरे गांव में एक परिवार है, दुलाराम जी बावरी है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों मंदबुद्धि हैं और एक लेडीज़ है। तो उस परिवार की अपनी एक संस्था की शुरुआत की थी मैंने। और जब मैं कहीं पे भी जब उनके परिवार को राशन देने इधर उधर जाता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। जिस दिन आप बात कर रहे थे, इस दिन मेरे पास में नागौर के 3 एडमिशन आए हुए थे। वो दिन याद है आपको? हाँ बिल्कुल सर याद है, कुंता सर के थे वो। तो मेरे पास एडमिशन आए हुए थे, मैं यहाँ उनका मेडिकल चेक कर रहा था, तो मेरे को सूचना मिली कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं उनको यहीं छोड़ के मेरे को एडमिशन से, मैं बोला एडमिशन तो कल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस इंसान की जान बचाना ज़रूरी है। लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया, मेरी वहाँ टीम 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई, लेकिन दुर्भाग्य से हम उनको, आप देख ही रहे थे, बचा नहीं पाए। जब मैंने उनको वहाँ देखे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन भीड़ होती है वो उनके दूर हो रखी थी, उनको देख नहीं रहे। तो मैंने जैसे जाके देखा तो मैंने उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया, वो इंसान है, अपने भाई है, मैंने उनको ढकने की कोशिश किया। और बहुत बार सर ऐसे हुआ है कि मेरी ड्रेसें खून से लटपट होती रहती है, और बहुत सारी ड्रेसें भी ख़राब हो जाती है, एम्बुलेंस भी खून में साफ करता रहता हूँ, लेकिन मुझे सुकून मिलता है। और ये मैं आपकी बात, मेरे 5 बड़े मोटिवेशनल सेमिनार में, जिसका मैं स्पीकर हूँ, होस्ट भी हूँ, उस 5 सेमिनार में से मैं कम से कम 3 में आपकी ये कहानी सुना चुका हूँ। जितना मुझे याद है कि मैंने एक ऐसा दृश्य देखा था, तो कभी भी आगे बढ़ करके मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप किसी के प्रेरक भी बनते हैं, ये बहुत गजब की बात है। अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा सर, ये अपना क्या होता है ना सर, देखो मैं ये बोलता हूँ, खाना कोई बुरी बात खाने पे ही आ गया, इनके खाने के साथ में ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा एक सिस्टम है, ये हम लोगों ने एसपीजी में हम लोगों को, हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि अगर आप 2 रसगुल्ला खा रहे हो तो कम से कम 4 चक्कर निकालो। खाना है सर। गाड़ी से निकालना है या पैदल? नहीं, पैदल निकालना है ग्राउंड में। खाना है सर, लेकिन अगर आप 4 रसगुल्ला खाना है तो आपको 8 चक्कर। अच्छी बात है, खाइए सर, ऐसी कोई चीज़ बुरी नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि जो अपने जो मार्केट में तेल वगैरह उपलब्ध होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो कोशिश है शुद्ध तेल का आप खाइए, लेकिन कोशिश ये की सुबह जल्दी उठिए। यहाँ पे क्या शुद्ध है आपके यहाँ? सर ये आप देख रहे हो, आप कैमरामैन से यही कि एक बार पूरा ये घुमा दें। ये डिफेंस यहाँ बनाने का मेन उद्देश्य बता रहे हो ना, वो यही है, क्योंकि मैं सिटी में पिछले 7 साल से भारत की राजधानी में सेवा दे रहा हूँ, और ख़ास करके प्रधानमंत्री ऑफिस में मेरी ड्यूटी है। तो मैं वहाँ देखता हूँ वहाँ क्या सिस्टम है। छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 11वीं 12वीं के बाद में हो जाता है, तो वहाँ का जो खाना पीना ऐसा है सर कि आदमी कम से कम अगर 10 साल दिल्ली में रह गया तो वो बीमार हो ही जाता है। एक मेरे कहानी याद आती है, मेरे दोस्त है, बिजनेसमैन है, दिल्ली में रहते हैं, तो वो मेरे बच्चे यहाँ डिफेंस में बच्चा भेज रहे थे। मैं उन्होंने बोला यार आपका तो अच्छा बिजनेस है दिल्ली में, आप अपने बच्चे को वहाँ रखो। बोला नहीं, हम तो बीमारी के शिकार है और हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। तो इस डिफेंस का यहाँ खोलने का कारण यह है कि सर दिल्ली में, सिक्कर जयपुर में आपको बिना केमिकल के दूध नहीं मिल सकता। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप आटा लेके आओगे ना, उसमें भी आपको मैदा मिलेगा। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकते जो आपको शुद्ध हो। और पूरे इंडिया के अंदर खासकर अपना एरिया ही बचा है जहाँ शुद्ध है, और पूरे एरिया के अंदर अपने ही बच्चे ऐसे हैं जिसमें फिजिकल सबसे बढ़िया है। उसके पीछे एक ही चीज़ है, एक तो यहाँ की जो क्लाइमेट है इस एरिया का, दूसरा अपना यहाँ क्या है कि खान पान अच्छा है। इसी खान पान के लिए मैंने इसी यहाँ किया कि यहाँ बच्चों के लिए शुद्ध दूध मिल सकता है, गाँव में शुद्ध वातावरण मिल सकता है, शुद्ध खाना मिल सकता है, शुद्ध गेहूँ मिल सकता है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें। क्योंकि सर जब आप भी रहे हो दिल्ली में रहते हो ना, तो रात को नींद नहीं आती है। सही बात है। तो यहाँ इस एरिया के लिए मैंने यही डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम स्वस्थ रहें। जी सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध खान पान के साथ आपका प्राकृतिक जीवन कितना शुद्ध है, ये डिपेंड करता है आपके वातावरण पर। अतिशयोक्ति और विडंबना बिल्कुल नहीं होगी कहते हुए कि आज का भारत
95% बीमार बनता जा रहा है। 5% आप और हम हो सकते हैं, या फिर इस पे सोचने वाले वो बुद्धिजीवी लोग हो सकते हैं जो इसको गंभीरता से लेते हैं। बहरहाल इन सुंदर से चित्रों के साथ, चलचित्रों की झलकियों के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपने अपना जीवन कैसे संजोना है ये आपके माइंड में अभी से आने लगा है। जय हिंद, मिलेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर रब्बा खैर।